दोस्तों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग बातें करेंगे राज्य और राष्ट्र में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड नेशन। राज्य और राष्ट्र में अंतर समझना है, इसलिए सबसे पहले इसमें हम लोग राज्य की बात करेंगे और फिर राष्ट्र की बात करेंगे। अंतर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो टॉपिक है राज्य और राष्ट्र में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने चल रहे हैं स्टेट यानी राज्य की, फिर हम लोग बातें करेंगे नेशन यानी राष्ट्र की। डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखा जाए राज्य क्या होता है। देखिए, ये बातें जो भी हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी की बातें हैं, राज्य व्यवस्था की बातें हैं। राज्य को सबसे पहले कहा जाएगा कि राज्य व्यवस्था की बिल्कुल प्राथमिक अवधारणा राज्य होता है। वैसे देखा जाए तो राज्य का प्रयोग विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि को सूचित करने के लिए भी राज्य का प्रयोग होता है। लेकिन वास्तव में राज्य का अर्थ इन प्रांतों से नहीं है, इन क्षेत्रों से नहीं है। राज्य का अर्थ होता है किसी समाज की राजनीतिक संरचना से। इसका अभिप्राय होता है, इसका अर्थ होता है। और राज्य को सही मायने में कहा जाएगा कि एक अमूर्त अवधारणा है। राज्य क्या है? ये एक अमूर्त अवधारणा है, यही कहना उचित होगा। यानी इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एक अमूर्त अवधारणा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इसको कहा जाएगा। ठीक, यानी बौद्धिक स्तर पर राज्य को समझा तो जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर राज्य को समझा जा सकता है। अमूर्त अवधारणा है, इसलिए बौद्धिक स्तर पर इसको समझा जा सकता है बट देखा नहीं जा सकता। लेकिन और क्लियर करने के लिए, राज्य को और क्लियरली स्पष्ट रूप से समझने के लिए जरूरी है इनके तत्वों पर भी विचार करना। राज्य के 4 तत्व होते हैं, 4 एलिमेंट्स इसके होते हैं। और 4 तत्व कौन कौन होते हैं? इस प्रकार से। नंबर फर्स्ट होता है भूभाग। ये फर्स्ट भूभाग यानी ज्योग्राफिकल एरिया। सेकेंड होता है ये जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन। एंड नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट होता है ये थर्ड सरकार, यानी गवर्नमेंट। और नेक्स्ट फोर्थ होता है ये संप्रभुता, सॉवरेंटी। संप्रभुता। राज्य को बहुत अच्छे ढंग से समझने के लिए इन 4 तत्वों पर विचार करना जरूरी है। और 4 तत्वों में सबसे पहले देखें, ये है भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया कहा जाएगा कि एक ऐसा क्षेत्र जिस पर राजनीतिक क्रियाएं, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उन्हीं को, राज्य के उसी तत्व को कहा गया है भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया। और जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात कहा जाएगा कि एक ऐसा जन समुदाय जो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये होता है, ये राज्य के तत्व का पॉपुलेशन, जनसंख्या को हम समझ सकते हैं इन बातों से। सरकार को कहा जाएगा एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हो।
इनको क्या कहेंगे? सरकार। अब हम लोग बातें करें संप्रभुता, सॉवरेंटी। तो संप्रभुता किसी समाज, किसी भी देश के लिए एक ऐसा तत्व है जो आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो और इंटरनली, आंतरिक रूप से किसी भी तरह से निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, किसी भी बाह्य शक्ति का अधीनता न हो, किसी भी बाह्य शक्ति का उस पर कंट्रोल, नियंत्रण न हो, पूरी तरह से स्वतंत्र हो, अपने आंतरिक मामले में किसी भी तरह से निर्णय लेने में, कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीतिगत मामले में, कोई भी तरह के निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। और बाह्य मामलों में भी, इवेंटों में, या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर अपने समाज, अपने देश का पक्ष रखने में बिल्कुल स्वतंत्र, दुनिया के किसी देश, किसी समाज के नियंत्रण, कंट्रोल में न हो। इस तरह की व्यवस्था अगर कहीं होता है किसी समाज, किसी देश में, तो उसको कहा जाएगा सॉवरेन है, संप्रभु है। राज्य का ये चौथा तत्व है। और इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात किया जाए, राज्य के सभी 4 तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व की बात किया जाए, तो आप कहेंगे यही तत्व है, ये है संप्रभुता। अब हम इन सभी के बारे में थोड़ा सा कुछ उदाहरण दे करके और इनकी प्रेजेंस और इनकी एब्सेंसी रहने पर कैसे राज्य की परिभाषा प्रभावित होता है, इसको भी हम देखें। देखिए, विश्व में एक ऐसे देश की बात जो राज्य हुआ करता था, लेकिन उसकी राज्य की अवधारणा समाप्त हो गई, और वह कौन सा क्षेत्र? तिब्बत। तो तिब्बत में हम बातें करते हैं, ये तिब्बत की बात करते हैं। तिब्बत दुनिया का एक ऐसा राज्य था जिस पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया? इस पर आक्रमण कर दिया चीन ने। और तिब्बत पर जब चीन ने आक्रमण किया, मैं बताना चाहूंगा कि राज्य के कुछ ऐसे तत्व जैसे ये भूभाग और ये संप्रभुता नहीं रहे, यानी 2 तत्व रहा, जनसंख्या रहा और सरकार रहा। सिर्फ 2 होने से वो राज्य नहीं हो सकते। और ऐसी परिस्थिति कब आई, किस देश पर आई? चाइना ने आक्रमण कर दिया तिब्बत पर। और तिब्बत पर जब आक्रमण किया तो वहां के दलाई लामा भारत आकर शरण लिए। और भारत जब आकर शरण लिए तो भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान से वो शासन सत्ता, सरकार संचालन करते थे। तो सरकार उनकी थी, बट सरकार कैसी थी? निर्वासित। मैंने क्या बताया? सरकार थी। ये भूभाग नहीं था, ये भूभाग नहीं, ठीक। चाइना आक्रमण कर दिया, भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया चाइना के अंडर में हो गया, तिब्बत का। और इस प्रकार से अब निर्वासित सरकार हुआ करती थी। और निर्वासित सरकार कहां पर? भारत में दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से ही अब बस काम देख रहे हैं, शासन सत्ता का संचालन। तो उनके पास पॉपुलेशन, जनसंख्या हुआ करती थी, और सरकार की भी कैसी? निर्वासित, तिब्बत में रहकर नहीं, भारत में शरण लेकर, और भारत राज्य के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से ये काम करते थे। और थोड़ी सी पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो कहा जाएगा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में एक तत्व न हो और उसको कहा जाए राज्य है, बिल्कुल नहीं। 2 तत्व हो और कहा जाए है, एक तत्व हो या 2 तत्व कहा जाए राज्य है, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए एग्जाम्पल इसको क्लियर करने के लिए मैंने तिब्बत का दिया कि तिब्बत पर जब चाइना का अटैक हुआ तो चाइना के अंडर में भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया आ गया। और साथ साथ अब देखें तो तिब्बत के पास जनसंख्या रहा, सरकार रहा। ये 2 जरूर रहे, लेकिन 2 यानी ज्योग्राफिकल एरिया नहीं रहा, सॉवरेंटी नहीं रहा, इसलिए तिब्बत स्टेट नहीं। यानी किसी भी सोसाइटी, समाज, किसी कंट्री के लिए राज्य कहलाने के लिए ये 4 तत्वों का होना जरूरी है। और इस प्रकार से आपने देखा 4 में से 2 तिब्बत के पास नहीं रहा, और तिब्बत अब राज्य नहीं रहा, उसके पास सरकार भी रहा और उसके पास जनसंख्या भी रहा, बट तिब्बत राज्य इसलिए नहीं रहा क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया यानी वो भाग अब चाइना के अंडर में आ गया। और चाइना में कुछ भी निर्णय लेना है, इंटरनली, एक्सटर्नली,
तिब्बत में कुछ भी निर्णय लेना है इस धरती पर तो चाइना का अधिकार आ गया। अब इनके पास ऐसा नहीं रहा, तिब्बत के पास तो सॉवरेंटी भी नहीं रही। दो होने से तिब्बत अब राज्य नहीं रहा, सभी चारों होना चाहिए। इसी प्रकार से इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाने के लिए देना चाहेंगे, और वो एग्जाम्पल अब तिब्बत नहीं होगा, अब अपने देश भारत की ही बात करें। देखिए, अब समझने के लिए अपने देश भारत की ही बात करेंगे। आप याद कीजिए भारत की 1947 से बिफोर 1947 से पहले देखा जाए तो भारत के पास भूभाग हुआ करता था और भारत के पास जनसंख्या था, बट सरकार नहीं थी। 1947 से पहले यहां पर सरकार भारत में किसकी हुआ करती थी? ब्रिटेन की। तो सरकार हुआ करती थी ये ब्रिटेन की सरकार, यानी गवर्नर जनरल वायसराय जो हुआ करता था, बस उसी के निर्देश फॉलो होते थे, पब्लिक उन्हीं के निर्देश फॉलो करती थी। और भारत देश में किस तरह की पॉलिसी, कैसी नीतियां, निर्णय लेना है, ये हमारा कुछ नहीं चलता था, ब्रिटेन की। तो अब देख लिए सरकार भी ब्रिटेन की हो गई और सरकार हो गई, सॉवरेंटी संप्रभुता रहा नहीं, ब्रिटेन की सब कुछ रही। यानी भारत के पास भूभाग रहा, भारत की जनसंख्या रही, लेकिन दो तत्व न होने से भारत राज्य नहीं रहा। तो यहां भी देखा जाए एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम भारत को लेकर 1947 के पहले उस समाज, भारत के उस समाज पर नजर डालें, भारत के उस क्षेत्र पर नजर डालें जब हम लोग अधीन थे, ब्रिटेन के गुलाम थे, तो हमारे पास भारत राज्य कहलाने का अब अधिकार नहीं, क्योंकि राज्य के चार तत्वों में से दो तत्व नहीं रहे। भूभाग हमारे पास रहा, पॉपुलेशन रहा, लेकिन सरकार हमारी नहीं, ब्रिटेन की सरकार। और आंतरिक बाह्य मामलों में समाज के लिए क्या निर्णय है ये हम नहीं ले सकते, हम अधीन थे ब्रिटेन के, वही ले सकता, सरकार उनकी, सॉवरेन भी हम नहीं। तो दो तत्व मात्र होने से अब भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता, कंट्री कहा जा सकता, देश एक मात्र कहा जा सकता, और वो भी देश कैसे? गुलाम, ब्रिटेन के अधीन, स्वतंत्र नहीं, सॉवरेंटी नहीं रही। इस प्रकार से कहा जाएगा कि सभी चार तत्वों में से अगर दो तत्व किसी समाज के पास है तो एक तत्व है, दो तत्व है, उतने होने से नहीं कहा जा सकता कि राज्य डिफाइन हो रहा है, राज्य का अस्तित्व है, स्टेट का एग्जिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। किसी भी सोसाइटी, किसी कंट्री के लिए स्टेट डिफाइन होने के लिए स्टेट का स्वरूप, स्टेट का अस्तित्व हो, एग्जिस्टेंस हो, इसके लिए जरूरी है ऑल फोर एलिमेंट्स, सभी चार तत्व होंगे, तभी उस समाज, उस देश, उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? राज्य, अन्यथा नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो मैंने सॉवरेंटी, संप्रभुता की बात किया, इसको भी थोड़ा सा अलग से हम लोग चर्चा करें। ये देखिए, ये संप्रभुता की बात मैं करने चला। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी, संप्रभुता को सही मायने में देखा जाए, ये सॉवरेंटी को क्लासिफाई करें तो ये टू टाइप्स हो जाता है। ये हो जाता है आंतरिक संप्रभुता, यानी इंटरनल सॉवरेंटी, आंतरिक संप्रभुता। और नेक्स्ट को हम लोग कहेंगे बाह्य संप्रभुता, यानी एक्सटर्नल सॉवरेंटी। एक्सटर्नल सॉवरेंटी, बाह्य संप्रभुता, ये दो। इंटरनल सॉवरेंटी से मतलब होता है किसी समाज, किसी कंट्री में इंटरनली जहां तक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत जो भी उचित समझे स्वतंत्र होकर निर्णय लिया जाता है उस समाज, उस सीमा के अंतर्गत, उस देश में, तो कहा जाएगा इंटरनली पूरी तरह से सॉवरेन है, स्वतंत्र है, पूरी तरह से संप्रभु है, सॉवरेन इंटरनली। एक्सटर्नल सॉवरेंटी से मतलब है कि वर्ल्ड के किसी मंच पर, किसी भी इंटरनल जो मंच है, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WTO, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक,
या जो भी इस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन मंच पर देश की तरफ से जो भी अपने जनता के हितों के लिए स्वतंत्र होकर अपने विचार रखते हैं, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी कंट्री के कंट्रोल में, किसी भी कंट्री के अधीन में, दबाव प्रेशर में ना हो, तो इसको कहा जाएगा कि वह कंट्री एक्सटर्नली भी सॉवरेन है। तो इस प्रकार से इसके दो स्वरूप देखते हैं, इंटरनल सॉवरेंटी, एक्सटर्नल सॉवरेंटी, आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। 1947 के आफ्टर 1947 के बाद भारत को कहा जाएगा कि भारत के पास चारों तत्व हो गए। अब इसके ज्योग्राफिकल एरिया, भूभाग, इसकी पॉपुलेशन, गवर्नमेंट भी इसकी इंडिया की हो गई, और इस तरह से इंडिया सॉवरेन हो गया। आज इंटरनली, आंतरिक रूप से हमारे देश की जो शासन होती है, भारत की जनता के लिए किस तरह की पॉलिसी, किस तरह की नीतियां जो उचित समझेगी, बस निर्णय लेगी। किसी कंट्री के अधीन दबाव में होकर जनता के लिए निर्णय हमारी शासन तंत्र, हमारी सरकार नहीं लेती। वर्ल्ड के किसी भी मंच पर अगर देश से संबंधित, देश हित की कोई बातें हैं, तो खुल करके अपना पक्ष रखना, किसी कंट्री के दबाव प्रेशर में नहीं। तो एक्सटर्नली भी भारत आज सॉवरेन है, और इंटरनली, एक्सटर्नली दोनों भारत पूरी तरह से आज कहा जाएगा सॉवरेन है। तो इस प्रकार से यह बात क्लियर हो गया कि चार जो तत्व हैं, अगर किसी कंट्री के पास एक तत्व है, तीन नहीं है, तो एक होने से सब उसको राज्य नहीं कहेंगे, स्टेट नहीं। दो है तब भी नहीं कहेंगे, एग्जाम्पल मैंने दिया, भारत को भी, तिब्बत को भी एग्जाम्पल में। तीन है तब भी नहीं, यानी चार होना चाहिए। ये सभी चार तत्व होंगे किसी समाज, किसी देश के पास, तभी उस देश को राज्य, स्टेट का स्टेटस होगा, वर्ल्ड में राज्य का दर्जा होगा, अदरवाइज नहीं। और मैं बता चुका हूं कि राज्य सामान्यतः देखा जाए वैसे प्रयोग होता है उत्तर प्रदेश के लिए भी राज्य, महाराष्ट्र के लिए भी, आंध्र प्रदेश के लिए भी राज्य। तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि बस उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ये भी राज्य हैं और भारत भी राज्य, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल कंसर्न में देखा जाए, राजनीतिक संदर्भ में हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार को जो राज्य कहा जाता है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इनको राज्य कहा जाता है। तो बोलचाल के भाषा में, टॉकिंग लैंग्वेज में, बस उनको सूचित करने के लिए प्रयोग जो करते हैं, ठीक है, बट पॉलिटिकल कंसर्न में, राजनीतिक संदर्भ में देखें तो उन्हें राज्य कहना उचित नहीं है। उन्हें कहा जाना चाहिए यूनिट्स ऑफ इंडिया यूनियन, भारत संघ की इकाई। भारत जो है वो राज्य है, क्योंकि इनके पास सभी चार तत्व है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, इनके पास चारों तत्व नहीं। आप सोच रहे होंगे उनके पास तो चारों तत्व है, एक बार हम लोग एग्जामिन कर लें, उनका भी परीक्षण कर लें। माना कि बिहार एक राज्य है और बिहार के पास पॉपुलेशन है, ठीक, जनसंख्या हो गया, क्षेत्र हो गया, भूभाग हो गया, दोनों हो गए, सरकार हो गई बिहार की। लेकिन सॉवरेंटी की बात करें, संप्रभुता, तो संप्रभुता नहीं है। और मैंने अभी बताया कि तीन तत्व हो, एक ना हो तब भी राज्य नहीं हो। तो तीन तो है, लेकिन बिहार के पास सॉवरेंटी नहीं। आप सोच रहे होंगे बिहार की सरकार इंटरनली तो जैसे चाहे निर्णय ले सकती है, एक्सटर्नली भले ना, आंतरिक संप्रभुता है, ये आपका दिमाग जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं। इसके लिए एविडेंस है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है, और हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 365, आर्टिकल 365। इसमें व्यवस्था है, संविधान ने केंद्र को पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस आर्टिकल अपने राज्यों को भारत संघ की इकाई, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, किसी भी राज्य को डायरेक्शन, निर्देश देती है। और जिस किसी राज्य को निर्देश दिया भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, अगर उनके दिए गए निर्देश को वह राज्य की सरकार फॉलो नहीं किया, अनुपालन नहीं किया, अवज्ञा किया, इग्नोर किया, डिनाई किया, नजरअंदाज किया, तो ऐसे परिस्थिति में अंडर 365 प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति शासन लगेगा और उस राज्य पर केंद्र का कंट्रोल होगा, यानी शासन, विधायी सभी मामले केंद्र के अंडर में होंगे, उनके अधीन होगा, कुछ भी उनका नहीं चलेगा। इसी प्रकार से हम लोग देख लें
और भी प्रमाण मिलते हैं। यह है अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल इसके अंतर्गत लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो बस केंद्र के नियंत्रण में वो राज्य होगा, यानी कार्यकारी, विधायी सभी शक्तियां किसके पास होगी? राज्य की सभी शक्तियां केंद्र के पास। वित्तीय शक्तियां भी उनके अंडर में, वित्तीय शक्तियां भी प्रभावित होती हैं, और इस प्रकार से वहां की पब्लिक की फंडामेंटल राइट भी अफेक्टेड होगी। ये पूरी तरह से प्रभाव। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो ये अनुच्छेद 350 से इसके अंदर भी प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था है। केंद्र बस पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कि वह राज्य संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रहा है, वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से फेल है, असफल है। बस पीएम एंड कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन सिफारिश किया, प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे, प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति शासन लग गया, वह राज्य केंद्र के कंट्रोल में आ गया। यानी इन सभी बातों से प्रूफ होता है कि राज्य आंतरिक रूप से संप्रभु नहीं है, उन पर कंट्रोल केंद्र का है। आप लोग जरा बताइए, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान जो भी हैं, या यूएसए, रशिया से डिमांड कुछ कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, इवन में अपने पक्ष रख सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। यानी ये बात तो क्लियर है कि एक्सटर्नली इनके पास सॉवरेंटी संप्रभुता नहीं, इंटरनली में जो आपको कंफ्यूजन डाउट था वो क्लियर हो गया। यानी आंतरिक या बाह्य किसी भी रूप में ये संप्रभु नहीं है। यानी बोलचाल के भाषा में या सूचित करने के लिए राज्य जरूर बोल लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राज्य का अभिप्राय, राज्य का अर्थ किसी प्रांत क्षेत्र से नहीं है, उसका अर्थ है किसी समाज की और राजनीतिक संरचना। तो एक मेजरमेंट मापदंड किया जाए तो राजनीतिक संदर्भ में ये सभी यूपी, एमपी, बिहार भारत संघ की इकाई कहा जाएगा। सॉवरेन सिर्फ भारत है, राज्य सिर्फ भारत है, और ये जो भी प्रांत क्षेत्र हैं ये भारत संघ की इकाई है। बोलचाल में जरूर राज्य कहते हैं, बट राजनीतिक संदर्भ में इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता। और क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि तीन तत्व इनके पास हैं। एक तत्व सॉवरेंटी, संप्रभुता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब राज्य अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो भारत के कुछ प्रांत क्षेत्र हैं जहां कंफ्यूजन होता है, उनको भी राज्य कहने के कारण वो भी क्लियर हो गया। क्यों उनको पॉलिटिकल कंसर्न में राज्य नहीं कहेंगे, क्यों सिर्फ भारत को कहेंगे राज्य, क्लियर हो गया। राज्य आप समझ गए। अब हम लोग बातें करते हैं राष्ट्र की। आइए देखा जाए राष्ट्र क्या होता है। ये राष्ट्र यानी नेशन, टॉपिक यही है, डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, राज्य और राष्ट्र में अंतर। तो राज्य के बारे में हम लोग समझ गए, राष्ट्र को भी समझ लें, अंतर क्लियर हो गया। देखिए, आप कहेंगे राज्य और राष्ट्र में अंतर की बात किया जाए, ये राज्य, यहां पर फिर से एक बार सामने दे दें, राज्य और राष्ट्र में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड नेशन। तो सीधे से कहेंगे राज्य एक भौतिक तत्व है जो अपने यहां निवास करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर से सुनिए, राज्य एक भौतिक तत्व है जो अपने यहां निवास करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि राष्ट्र एक भावनात्मक या आध्यात्मिक तत्व है जो नागरिकों की देश के प्रति लगाव को व्यक्त करता है। फिर से एक बात सुनिए, राज्य एक भौतिक तत्व है जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि राष्ट्र एक भावनात्मक या आध्यात्मिक तत्व है जो नागरिकों की देश के प्रति लगाव को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। देखा आपने, मैंने डिफिनेशन देने में, डिफरेंस क्लियर करने में राष्ट्र के लिए मैंने व्यक्ति शब्द प्रयोग नहीं किया, नागरिक। और राज्य में हमने व्यक्ति की आवश्यकता की बात किया, नागरिक नहीं। क्योंकि राज्य की बात किया जाए, भारत राज्य, तो भारत राज्य, भारत में हजारों नहीं लाखों फॉरेनर भी रहते हैं, और भारत राज्य का दायित्व
सिर्फ नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करना, सुरक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जो भी भारत में रहते हैं सबकी सुरक्षा, सबकी दायित्व ये राज्य का काम। लेकिन देश के प्रति लगाव की बात है तो भारत में रहने वाले अनेक देशों के लोग सभी भारत के प्रति लगाव नहीं। पाकिस्तानी भी होंगे, चाइनीज भी होंगे, क्या भारत के प्रति लगाव? बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत के जो नागरिक हैं उनका लगाव होगा। इसलिए नेशन, राष्ट्र में डिफिनीशन में मैंने नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया। तो मैंने जो डिफाइन किया कि राज्य एक भौतिक तत्व है जो निवास करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि राष्ट्र एक भावनात्मक या आध्यात्मिक तत्व है जो नागरिकों की देश के प्रति लगाव को व्यक्त करता है। राष्ट्र को समझने के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा हूं, इससे और क्लियरली, आसानी से समझ सकेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए भारत के ही किसी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है। इन दोनों देशों का जब मैच होता है तो भारतवासी या पाकिस्तानी हो, बड़े ध्यान से इसको देखते हैं। माने की स्थिति ऐसी है, जो रन सपोज कर लीजिए बनाने हैं 20 रन और बाल कितने हैं? 5 बाल हैं और 20 रन बनाने हैं। ऐसे परिस्थिति में जो बैट्समैन है वो आउट हुआ, नेक्स्ट बैट्समैन जा रहा है और काफी आउट हो चुके हैं। मान के चलिए 2-3 विकेट ही बचा है, एक्स्ट्रा जो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो बैट्समैन गया, बस इस मूड में पब्लिक भारतीय उम्मीद लगाए हैं छक्का मारेंगे। 5 गेंद है और 20 रन है। जैसे पाकिस्तानी बॉलर ने बॉल फेंका और इस बैट्समैन ने किया, बॉल आया, बॉल कर गया, आउट हो गया। जैसे भारतीय बैट्समैन आउट हुआ, इंडियंस भारतीय की बहुत तकलीफ उनको हुआ। उम्मीद लगाए थे, यानी उनको अब लग रहा है अब तो 4 ही गेंद बचा और 20 रन है, मुश्किल है, निराशा दिख रहा है। अगला बैट्समैन आया और अगला आया, पब्लिक को उम्मीद अभी भी लगा है कि चौका छक्का लग गया, छक्का तो 20 रन है, काम बन सकता है। आया, आते ही जैसे पहला बॉल पड़ा, उस इंडियन बैट्समैन ने जबरदस्त छक्का मारा, बहुत दूर, कहीं से कैच होने के चांस नहीं। भारतीय लोगों ने क्या, पहले से प्रैक्टिस नहीं, तैयारी नहीं, सडनली गजब और तिरंगे लहराने लगे इस जोश में। वो क्या था? वो भारतीयता था, वो नेशनलिटी, राष्ट्रीयता था। उसी स्टेडियम में जो पाकिस्तानी हैं मायूस हो गए। अदर कंट्री के हैं, जैसे मान लीजिए इजराइल का कोई है, साउथ अफ्रीका का है, कोई चाइना का है, उसको उससे कोई प्रभाव नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों पर प्रभाव पड़ा, भारतीयों पर प्रभाव पड़ा। भारतीय क्यों उछल पड़े? वो नेशनलिटी है, वो खुशी है। और भारत के हारते देखकर, भारतीय टीम को हारते देखकर भारतीय क्यों गम में, क्यों दुख में हो गए, ये एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे सूटेबल है। ये है नेशनलिटी, राष्ट्रीय। उसी स्टेडियम में दूसरे देश के लोग हैं, भारत के इस परफॉर्मेंस से उनका कुछ नहीं, वो खेल के दृष्टि से, नजर से देख रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात नहीं। समझ गए होंगे? तो ये है राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही कहा कि राज्य राज व्यवस्था का सबसे प्राथमिक तत्व है। ये बात मैंने शुरू में कहा और मैंने इसीलिए बताया कि वैसे इसका प्रयोग प्रांत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान इत्यादि को सूचित करने के लिए भी होता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ इन प्रांतों, क्षेत्रों से नहीं है। इसका अर्थ है किसी समाज की राजनीतिक संरचना से। तो सीधा सा इसका रिलेशन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना से। और मैंने आपको यह भी बताया कि इसको बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है राज्य को, बट देखा नहीं जा सकता। और ये सभी बातें क्लियर हो गया, सभी चारों तत्वों को देखें, अंतर भी क्लियर होगा। मुझे उम्मीद है राज्य और राष्ट्र संबंधित जो बातें हम लोग आज चर्चा की है, इनसे रिलेटेड किसी भी लेवल पर कोई बातें कहीं से पूछा गया, आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसी क्रम में अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बातें करेंगे। तो इसमें यहीं तक, थैंक यू।